वेलकम टू जुनून बैच। वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। आज आपका लेक्चर नंबर 22 होगा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि वर्क से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिया वो सब नीट के ही हिसाब से दिया। नीट से बाहर हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो उसके पार्ट 1 में हमने देखा कि वर्क से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे और फिर एनर्जी के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा पावर। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको ये बता दें, ये आपको मालूम भी होगा कि हमारा चैनल बहुत ही जल्दी बहुत कम वक्त में लगभग अप्रॉक्स ओनली 1 महीना 20 दिन तो 50 डेज़ में 1000 सब्सक्राइब हो चुका है। ये सब आप लोगों की ही बदौलत है, आप लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइब करने से खुशी हम लोग खुशी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप लोग सिलेक्शन देंगे। तो अभी जो फ़िलहाल टेस्ट चलता आ रहा है, टेस्ट नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग जिस पैटर्न से टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और सभी का ग्राफ धीरे धीरे उठता जा रहा है। सभी लोगों का एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि कमिंग एग्ज़ाम जो ट्यूसडे को होने वाला है उसमें आप लोग 600 प्लस लाने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब हम लोग मेनली समझते हैं वर्क डन से। वर्क डन बाई सच फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वो किस पे डिपेंड होता है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है। इसलिए मैं यहाँ पे बनाया कि ए और बी 2 पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल। इसके बीच में जाने का 3 रास्ते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो क्या तीनों में वर्क डन बराबर होगा? यस। कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगा तो तीनों का वर्क डन बराबर होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव होता, देखिए आप यहाँ पर, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, और एक लूप में 0 भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों पाथ में वर्क डन इक्वल नहीं है और यहाँ पर तीनों में इक्वल है। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। तो इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। दोनों का डिफरेंस भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। यहाँ पे देखिए, वर्क डन इज क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0। इसके एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। इसके एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी एट्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स है और दूसरा ऑल नेचुरल फोर्सेस, जिसको में हम लोग क्या बोलते हैं, या सेंट्रल फोर्सेस से बोल सकते हैं, जी मेन। ये चारों जो होते हैं एग्जाम्पल, जी मेन याद रखिएगा, ये चारों एग्जाम्पल्स कंजर्वेटिव फोर्स के हैं। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर हैं।
और साथ में स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है और विस्कोसिटी, ये दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखिए ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग को चेक करना पड़े कि कौन सा कंजर्वेटिव और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर फोर्स इस फॉर्म में दिया गया है तो इसको चेक करने का ये 3 तरीका है। अगर ये तीन तरीका नहीं, मेथड एक ही है। अगर तीनों इक्वल होता है तो आप बोलेंगे वो कंजर्वेटिव है, अगर इक्वल नहीं होता है तो बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव है। अगर तीनों ये इक्वल आएगा तो बोलेंगे कंजर्वेटिव है, अगर तीनों इक्वल नहीं आएगा या कोई एक भी इक्वल नहीं आएगा तो बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये डेल दिया हुआ, डेल एफ एक्स का मतलब क्या है? डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम लोग x का रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, x का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, पार्शियल का मतलब होता है अगर हम x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोट में, if differentiate with respect to x, that means other functions, other variables are constant, other variables are constant। तो अदर वेरिएबल्स बोलने का मतलब है इट मे बी वाई, इट मे बी वाई और जेड। ठीक है, अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे। एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, ये तो कांस्टेंट मिलेगा, तो ये एक्स का पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा? 1 आएगा, तो 2 × 1 + 0, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 2। ठीक है, अगर फोर्स ये दिया हुआ है तो हम लोग इसमें और लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर सॉल्व करना होगा डेल एफ बाई डेल वाई। अगर डेल एफ बाई मतलब फंक्शन एफ को पार्शली डिफरेंशिएट किया जा रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई लिया गया तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें अगर एक फंक्शन और वेरिएबल और होता है जेड, तो वो भी कांस्टेंट हो जाता। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स कांस्टेंट है 0 मिल जाएगा, 3 का 3, वाई स्क्वायर का मिल जाएगा 2y, तो यहाँ हम लोग को मिला 6y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को डेल एफ बाई डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है। अब हम लोग इसको क्वेश्चंस में, कुछ न्यूमेरिकल्स में इसका हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने देखा कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है, चेक करना है, चेक करना है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ एक्स बाई डेल एफ एक्स बाई डेल वाई हमने लिखा था, और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ये हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो कंजर्वेटिव, अगर बराबर नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? जेड का फंक्शन नहीं है तो सिर्फ ये सॉल्व करेंगे हम लोग। जेड का फंक्शन होता तो तीनों लेना पड़ता, जो पहले आपको मेथड दिखाया। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स कौन सा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एफ एक्स और इसको बोलेंगे एफ वाई। तो अगर हम लोग का इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, तो डेल एफ एक्स कितना है? एक्स का फंक्शन है कितना? एफ एक्स है एक्स, तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? x है, कांस्टेंट है इसके लिए, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। राइट हैंड साइड देखिए,
डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग का एफ वाई कितना है दिया हुआ वाई, तो डेल एक्स ये फिर 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस तरह से आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में पहले। देखिए इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ना हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी में वर्क और एनर्जी को जोड़ने का प्रोसेस बनाया गया, मतलब वर्क एनर्जी में आपस में क्या रिलेशंस है उसके ऊपर ये थ्योरम दिया गया है। तो वर्क हमने पढ़ लिया डिफरेंट केस में, अब एनर्जी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनर्जी का मतलब यहाँ पे हुआ, आप लोग जानते हैं, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी बहुत टाइप का होता है, आपको पता है, तो सारा टाइप्स यहाँ पढ़ना नहीं है, हम लोग को ओनली मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो एनर्जी में आप देखिए एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है, सबको यूज़ करके हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। हम लोग मेनली ध्यान देते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर, जो हम लोग को सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास आता है ड्यू टू मोशन, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट हो गए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो ड्यू टू मोशन जब आएगा तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ड्यू टू पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। ये सब के बारे में, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू पोजीशन में चेंज जब आता है, और कन्फिगरेशन का मतलब होता है शेप, साइज। किसी बॉडी का कन्फिगरेशन का मतलब होगा फिजिक्स में शेप, साइज। ठीक है, तो एनर्जी में और क्या क्या, और थोड़ी बात और सीख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू लिखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 12 mv²। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इट में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तो ये भी हो सकता है, और ये भी मे भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखने का मेन था मे बी नेगेटिव। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ऑलवेज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मे बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पढ़ना है, जैसे इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आप जब NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले 4 क्वेश्चन में, पहले 4 क्वेश्चंस में आपको एक कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हैं तो उससे आप प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगा बाद में, लास्ट में NCERT के क्वेश्चंस लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूँ तो उससे आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये सॉल्व होगा। मैकेनिकल एनर्जी को E लिखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी को K लिखते हैं, और पोटेंशियल को U लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है E - U = K।
तो ई माइनस यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इफ पार्टिकल एग्जिस्ट, इफ पार्टिकल एग्जिस्ट। अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट होता है तो वहाँ पे आपका एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करने का। मैकेनिकल एनर्जी आप देखिएगा, ये शायद नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेंट्रीपेटल फोर्स दिया हुआ है और बॉडी, सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगता है, जब सर्कुलर मोशन होता है तब, यानी कि बॉडी में मोशन है तो उसकी पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइंड करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा, रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर गिवन है ये सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू A/r²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/r², F को लिख सकते हैं mv²/r A/r², क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आपको पता होगा कि हाफ mv² फॉर्मूला होता है, यानी कि m और v² का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो निकल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, mv² इक्वल टू A/r। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। देखिए मैकेनिकल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है इन केस ऑफ बाउंड्री सिस्टम। कभी भी बाउंड्री सिस्टम होगा तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई प्लैनेट है सन के चारों तरफ, ये सन है, सन के चारों तरफ कोई, जैसे अर्थ, सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है। तो ये बाउंड्री सिस्टम बोलने का मतलब है कि अर्थ सन के चारों तरफ इसलिए घूम पा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। उसी तरह यहाँ पर होता है कि सन, सैटेलाइट अराउंड द सन, या प्लैनेट लिख सकते हैं, सैटेलाइट हमेशा प्लैनेट के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से घूमता रहता है, तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो भी एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, हमने मैकेनिकल एनर्जी का देखा, उसमें हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या होती है वो आपको पता ही है, आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेविटेशनल है, ये स्प्रिंग है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हम लोग को इस नीट का सिलेबस के हिसाब से इस दोनों पे ध्यान देना है, स्प्रिंग वाले पर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर पढ़ेंगे स्प्रिंग का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन है ना, वर्क डन एनर्जी कैसे निकलता है, जितना वर्क डन होता है, वर्क डन जितना स्टोर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जितना स्टोर्ड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटी mg नीचे की तरफ होगा तो j कंपोनेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग तीनों फॉर्म में ले सकते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ j का कंपोनेंट आपको दिख रहा है इसलिए यहाँ पे डेल y आया, बाकी कंपोनेंट 0 हो गए। ठीक है, तो डेल y को हमने h लिखा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या इसी फॉर्मूला को हम लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी में नीट का पर्पज से हम लोग ये और ये पढ़ना है, पोटेंशियल और बाय ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, सपोज कीजिए अर्थ के ऊपर एक मास m रखा गया है, इसको पोजीशन A से उठाकर पोजीशन B पर भेजा जा रहा है। ये हाइट h है, इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस हाइट। रेफरेंस हाइट h0 होता है। तो यहाँ पर इसका
वर्क डन अगर निकालते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स देखिए नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो अगर हम माइनस प्लस नहीं ले, mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। mg इंटू एच, हाइट कितना गया a इंटू बी। अब ये बताया कंजर्वेटिव फोर्स है तो a से b में पहुंचना है। तो अगर हम रास्ता चेंज कर दें, ऐसे 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 से घूमते हुए भी इस बी पोजीशन पर जाएंगे तो भी हम लोग को हाइट h ही लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी पोजीशन से जाएं, 1 नंबर रास्ता, 2 नंबर, 3 नंबर रास्ता, ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचे, तो किसी भी रास्ते से पहुँचे, ये आपको ये पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। लेकिन ये mgh जो होता है वह इसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन में चेंज आने की वजह से जो एनर्जी हुआ, वर्क डन किया गया और बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, तो पोजीशन चेंज के लिए जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं mgh। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर अगर h बहुत छोटा है r से तब। ठीक है, h अगर बहुत छोटा r से तब ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला होता है mgh बाई 1 प्लस h बाई r। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल हाइट के लिए जहाँ पे h बहुत छोटा होता है r से, इसका मतलब h टेंस टू 0, वहाँ पे अगर हम 0 कर दें इसको तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हो जाएगा। तो कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि h का वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। जब वैल्यू बहुत छोटा होता है ना तो उसको प्लस में हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी कार की कीमत है 5 लाख रुपये, आपके पास 5,50,000 पैसे है या 5,05,000 रुपया है, आप खरीदने गए और आपके पास 5 रुपया नहीं है, फिर भी जो कार का ऑनर होगा, जो शोरूम का ऑनर होगा, वो आपको कार दे देगा, क्योंकि 5 लाख के सामने 5 लाख में 5 रुपया ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप 50 पैसा पकड़ लीजिए, 50 पैसा का मतलब हाफ हो जाएगा। तो अगर उसको h को मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और कम करता है, तो उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन वैल्यू बहुत चेंजेस आएगा। लेकिन जब हम छोटे वैल्यू को ऐड करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब आगे इसके पढ़ते हैं। देखिए, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो IIT स्क्रीनिंग में बहुत पहले आया था, 2004 या पहले IIT स्क्रीनिंग होता था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन ये आया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मास को ऊपर ले जा रहे हैं, A से B, कहाँ ले जा रहे हैं, जब h का वैल्यू r हो जाए, इतना ऊपर ले जा रहे हैं आप, तो बोले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन दिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, अगर किसी भी मास को, किसी बॉडी को, इसका मास m है, तो उसको पोजीशन A से B तक ले जाया गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ऑप्शन था mgh बाई 2, mgh 2mgh और D है नन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फॉर्मूला से पता होगा mgh, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर mgr होगा, यहाँ mgr होगा, यहाँ पर mgr, तो आप क्या करेंगे, h की जगह r पुट कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला mgh है, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर स्मॉल हाइट। ठीक है, अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज करें, 1 प्लस h बाई r। अब h के जगह पे r पुट कर लीजिए, कट जाएगा 1, तो हाफ mgr, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, हमने अभी पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, तभी हम लोग
फॉर्मूला में क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर होता है। तो इसमें अगर इसको हमने स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं तो वर्क डन हमने पहले निकाला हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर। पार्ट 1 वीडियो में इसको हमने सॉल्व किया है। तो जितना वर्क डन स्टोर्ड होगा वही एनर्जी जमा होगा, तो हाफ के स्क्वायर बोलते हैं। हाँ, अगर हम लोग इसको मॉड में से रखें कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो इसके डिफरेंट केस है। 2 केस इसमें दिखाया हूँ, फर्दर और आपको लिख के बताऊँगा। तो पहला केस ये है कि ये नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से अगर इसको इलोंगेट किया जाएगा, जब इसको खींचा जाएगा नॉर्मल पोजीशन से तो स्प्रिंग फोर्स पीछे काम करेगा, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इसमें माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लॉक को अगर रिलीज किया जा रहा है आफ्टर कॉम्प्रेशन, तो ब्लॉक को अगर हम लोग कॉम्प्रेस कर दें उसके बाद छोड़ें तो इलोंगेशन भी इधर होगा, स्प्रिंग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब आपका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने 2 केस देखा, फिर हम लोग फर्दर देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है, जैसे आप दोनों एंड, एक स्प्रिंग के दोनों एंड पे मास है और दोनों को एक तरफ ऐसे मूव कराया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बहुत अच्छा शॉर्टकट यहाँ पर आपको दिया मैंने। मैक्सिमम इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन जब होगा, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन वेलोसिटी एट बोथ एंड इज 0। दोनों एंड पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको काम देगा बहुत सारे स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में। जैसे इस पर इसको पुश किया गया, एग्जांपल में देखिए इसको पुश किया गया, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो गया, एट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। अब दोनों एंड की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो ये एंड तो वॉल है ना, ये तो 0 ही है स्पीड, तो इस एंड का भी स्पीड 0 हो जाएगा। ये बहुत आने वाले क्वेश्चंस में इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्टकट है। फिर यहाँ पर एक 4 नंबर पॉइंट है कि अगर किसी स्प्रिंग में मास m है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग x1 टू x2। तो फॉर्मूला है आपका, ये तो वेरिएबल फोर्स है ही, तो F/dx, तो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे। तो स्प्रिंग फोर्स आपको पहले बता चुका हूँ कि माइनस के एक्स होता है हुक्स लॉ से। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा वर्क डन का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो F/dx से इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। अगर यहाँ पर x1 0 है, x2 x है, x1 0 है, 0 से लेके x तक जा रहा है, तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, आ जाएगा हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ये रियल फॉर्मूला होता है। फिर 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो मिलता है हम लोग को माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम लोग एनर्जी में इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में एक पार्ट 3 आएगा, वो आपका लास्ट लेक्चर होगा वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।